हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इंटरनेट और ई कॉमर्स का पेपर जो कि पीजीडीसी के सेकंड सेम में है। दोस्तों इसकी फर्स्ट यूनिट को मैं डिस्कस करूंगा आज आपके सामने। दोस्तों इसके पूरे सिलेबस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में बताया हुआ है इंटरनेट क्या है, www क्या है, इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में अंतर क्या है, ISP क्या है, कनेक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो इस पार्ट को मैंने जो है आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा जो है सेकंड वाला पार्ट में मैं आपसे आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा, उसके बाद वाला थर्ड वीडियो में। तो चलिए दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। अब दोस्तों एक्चुअली इंटरनेट है क्या? अगर मैं इंटरनेट को डिफाइन करूँ तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं और ये सभी कंप्यूटर्स जो है आपस में अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। और ये जो शेयरिंग हो रही है ये सर्टेन रूल्स के हिसाब से हो रही है जिसका नाम है प्रोटोकॉल्स। उनको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। और ये नेटवर्क जो है बहुत सारी कंट्रीज़ को जोड़ रहा है, गवर्नमेंट्स को जोड़ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ रहा है, प्राइवेट कंप्यूटर्स को जोड़ रहा है, पब्लिक नेटवर्क्स को आपस में जोड़े रखे हुए हैं। और इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि ईमेल को, बुलेटिन बोर्ड्स को, फाइल आर्चिव्स को, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को, डेटाबेस को और दूसरे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को हमें सर्व कराता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम है, बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और ये सभी कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से डेटा को शेयर कर रहे हैं। और ये डेटा हमारे पास बाहर से भी आ रहा है, आउट ऑफ कंट्री से भी आ रहा है, विद इन ए कंट्री से भी आ रहा है, एक ऑफिस से भी आ रहा है और दूसरी कंट्री से भी आ रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इंटरनेट का मीनिंग समझ में आया होगा, इंटरनेट की डेफिनेशन समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। अब दोस्तों अपन लोग समझते हैं कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट कहाँ से आया या कौन इसका सर्वा है, कौन इसका मालिक है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। दोस्तों US गवर्नमेंट ने 1960 में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया जिसका नाम था ARPANET। इसका फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। दोस्तों इस एजेंसी का मेन गोल ये था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाए, एक ऐसा नेटवर्क डिज़ाइन किया जाए जो कि डेटा को सेफली ट्रांसफ़र कर सके मिलिट्री कंप्यूटर्स के बीच में, जो डेटा को ट्रांसफ़र कर सके मिलिट्री कंप्यूटर्स के बीच में। दोस्तों इस पर काम हुआ, ये नेटवर्क काफ़ी अच्छा चला, डेटा सेफली ट्रांसफ़र हो गया मिलिट्री कंप्यूटर्स के बीच में। अब जब ये सब कुछ ठीक चल रहा था तो ARPANET ने सोचा कि हम अपने इस नेटवर्क को हम अपने जोड़ेंगे अपनी रिसर्च लैब से, मिलिट्री लैब से, जो उनके लिए रिसर्च का काम करती है, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से जो उसके लिए रिसर्च का काम करती हैं। दोस्तों अगला जो पड़ाव था वो था रिसर्च लैब और मिलिट्री लैब्स और यूनिवर्सिटीज़। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि US मिलिट्री सर्विसेज के लिए रिसर्च का काम करती है उसको इस नेटवर्क से जोड़ दिया गया। अब दोस्तों इसका दायरा बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे बहुत सारे रिसर्च लैब्स, बहुत सारे मिलिट्री लैब्स इससे कनेक्ट हो गए। 1980s में जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है US का, उसने इसको फंडेड किया और वो एक नया चीज़ लेके आए प्रोटोकॉल जिसका नाम था TCP/IP और IP प्रोटोकॉल। उन्होंने बोला कि इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत डेटा को हम ट्रांसफ़र करेंगे और ये प्रोटोकॉल लॉन्च कर दिया गया। जब ये प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ तो इसके सुपर कंप्यूटर्स को, NFS के सुपर कंप्यूटर्स को इस नेटवर्क से जोड़ दिया गया। अब मतलब क्या हो गया, अगला जो टारगेट था वो सारे सुपर कंप्यूटर्स इससे जोड़ दिए गए और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था। इसका नाम बदल के रख दिया गया NFS नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन फॉर नेटवर्किंग। अब दोस्तों जैसे जैसे ये बढ़ रहा था तो NFS ने इनकरेज किया बहुत से यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कि इसको ज्वाइन करें। और इस तरह से US के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे पब्लिक नेटवर्क्स, बहुत सारे प्राइवेट बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इससे जुड़ गए। 1990 में ARPANET को डिसमेंटल कर दिया गया और US का जो पब्लिक नेटवर्क था उससे इस NFS नेट को जोड़ दिया गया। जब ये पब्लिक नेटवर्क NFS से जुड़ा तो उसका दायरा और बढ़ गया और इस तरह से फिर 1995 ने जो इस पर जो एंट्री बैन करके रखी थी वो सब एंट्री US गवर्नमेंट ने हटा ली। तो इस तरीके से ये पूरा जो नेटवर्क था इसने पूरे US को कैप्चर कर लिया था, पूरे US में ये नेटवर्क फैल गया था। इसी तरह की एक्टिविटीज़ दूसरे कंट्रीज़ में भी परफॉर्म हो रही थी, तो धीरे से उन कंट्रीज़ को भी इससे जोड़ा गया और इस तरीके से जुड़ते जुड़ते आज जो हमारे सामने पिक्चर है वो इंटरनेट के रूप में मौजूद है।
तो इंटरनेट बहुत सारी कंट्रीज़ को आपस में जोड़ता है और ये जो पूरा नेटवर्क है इसको हम इंटरनेट बोलते हैं। अब इस पे किसी का राज नहीं रहा, इस पे किसी का कोई इसका एडमिन नहीं रहा, कोई इसका मतलब मालिक नहीं रहा। अगर यूएस अभी चाहे वो बंद करना चाहे यूएस कि भाई मैं इंटरनेट बंद कर सकता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी बाकी कंट्रीज़ हैं वो सारी कंट्रीज़ भी इस नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, तो उनका नेटवर्क कट जाएगा लेकिन बाकी सारी कंट्रीज़ का नेटवर्क चालू रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी इंटरनेट की हिस्ट्री। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरनेट की हिस्ट्री पसंद आई होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो इंटरनेट का बेसिक स्ट्रक्चर है वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बारे में। अब दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? दोस्तों हमें पता है कि इंटरनेट के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्व होती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे फॉर्मेट्स में रहती है, जैसे कि मल्टीमीडिया फॉर्मेट हो गया, टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया, ऑडियो फॉर्मेट हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन इन फॉर्मेट्स में रहती है। अब हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सके। तो दोस्तों www वो प्लेटफॉर्म है जो पूरे मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स को, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को, स्टिल फोटोग्राफ्स को, वीडियोस को हमारे सिस्टम पे ओपन कराता है। एक ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमको देता है कि जितना डॉक्यूमेंट वहाँ से उसको मिला है वो आपके सिस्टम पे अवेलेबल हो जाए। तो दोस्तों ये वो टूल है जिससे हम मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स को अपने सिस्टम पे देखते हैं, एज वेल एज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को भी हमारे सिस्टम पे देखते हैं। अब दोस्तों www अकेला नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है कलेक्शन है बहुत सारे कंपोनेंट्स का। कुछ कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो उनका पहला कंपोनेंट है वो वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट को सर्व करते हैं। अगर वेब ब्राउज़र नहीं होगा तो आप कंप्यूटर पे इंटरनेट को खोल नहीं पाएंगे। ठीक है, ये इसका पहला कंपोनेंट है। दूसरा है वेब सर्वर। दोस्तों वेब सर्वर से हम ये समझ सकते हैं कि वेब सर्वर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो 24 घंटे चालू रहते हैं और इसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ठीक है, जब इसके बाद रिक्वेस्ट आती है, मतलब क्वेश्चन कोई आता है, कोई इससे क्वेश्चन करता है, उसको हम रिक्वेस्ट बोलते हैं। इसके बाद जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट को ये समझता है और उस रिक्वेस्ट के आधार पे जो डॉक्यूमेंट इसके पास होते हैं, जो डेटा इसके पास होता है, वो इसको रिस्पॉन्स देता है और वो रिस्पॉन्स उस सब कंप्यूटर पे खुलता है जहाँ से रिक्वेस्ट रेज की गई है। जिसने पूछा है उसको ये रिप्लाई करता है। तो वेब सर्वर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है। दोस्तों जो अगला कंपोनेंट है वर्ल्ड वाइड वेब का, वो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो दोस्तों इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो होती है वेब पेज के फॉर्मेट में। ठीक है, तो वेब पेज के, क्योंकि क्या होता है इन्फॉर्मेशन अगर टेक्स्ट के रूप में फॉर्मेट होगी तो सिर्फ ओनली टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन में पिक्चर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी हैं। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल है जो इन सभी फॉर्मेट को मैनेज करता है और वेब सर्वर से इस इंफॉर्मेशन को उठाता है और वेब ब्राउज़र पर खोल देता है। तो दोस्तों ये था हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों जो अगला कंपोनेंट है वो है URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अब दोस्तों ये अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये एक एड्रेस बताने वाला सिस्टम है। जैसे मान लीजिए मेरे को चाहिए abcd.com। अब मैंने abcd.com लिख के यहाँ पे एंटर मारा तो ये abcd.com कहाँ पे अवेलेबल है ये कौन बताएगा? ये बताएगा URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। मतलब जो भी आप क्वेश्चन करते हो उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, ये वहाँ पे जाके आपको एड्रेस बता देगा और फिर इंटरनेट उसको वहाँ पे पहुँचा देगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा एड्रेस, ये जो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है ये एड्रेस बताने का काम करता है, उसके रिसोर्स को लोकेट करने का काम करता है। दोस्तों जो अगला कंपोनेंट है वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे HTML डॉक्यूमेंट्स के रूप में मैनेज किया जाता है। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सभी कंप्यूटर्स पे, सभी मोबाइल्स पे इन्फॉर्मेशन को एक यूनिफॉर्म वे प्रोवाइड करते हैं डिस्प्ले के लिए। मतलब आप किसी भी सिस्टम पे खोलोगे तो वो वैसा ही दिखेगा जैसा वहाँ से आया है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स है www के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंपोनेंट्स समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। ये छोटा सा मैंने एक डायग्राम आपके सामने दिखाया हुआ है जिसके अंदर बताया हुआ है कि www कैसे काम करता है। अब दोस्तों देखिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किया abcd.com इस पीसी से, तो जब हमने abcd.com टाइप करके एंटर मारा तो वो हमारी HTTP रिक्वेस्ट बन जाती है। वो रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट के पास। इंटरनेट पे URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर्स का रिसोर्स लोकेट करता है कि वो कहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी। फिर वो वहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ पे पहुँच गया, फिर वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट को पढ़ता है और जो इन्फॉर्मेशन इस वेब सर्वर के पास होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो डेटाबेस के अंदर टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो या वो पिक्चर के फॉर्मेट में हो या फिर वीडियो के फॉर्मेट में हो, वो इस
इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्स बना के भेज देता है। और ये कहाँ भेजता है? इंटरनेट पे भेजता है, और इंटरनेट से वहाँ चली जाती है जहाँ से रिक्वेस्ट रेज हुई है। इसको हम बोलते हैं HTML रिस्पॉन्स। और वो रिस्पॉन्स जब यहाँ पे आता है तो वो आपके सिस्टम पे, वेब ब्राउज़र पे वो रिस्पॉन्स खुल जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा www काम करता है या इंटरनेट काम करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंटरनेट के बारे में। दोस्तों मुझे वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे एडवांटेजेस आप लोगों को खुद पता है, लेकिन फिर भी हमको लिखना है क्योंकि इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहला तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जो भी आपको ऑनलाइन गेम्स हैं, चैटिंग्स हैं, सर्फिंग है, म्यूज़िक है, मूवीज़ है, सब आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। ये पहला इसका एडवांटेज है। दूसरा है इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको नेट पर से मिल जाती है। तीसरा है ऑनलाइन शॉपिंग, आपको अभी कहीं शॉप मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं, सारा जो कुछ प्रोडक्ट है, जो मटेरियल है, सब ऑनलाइन है। आप अपने मटेरियल को यहाँ पर देखकर, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर देखकर उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों जो अगला है वो है ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। आपको कहीं बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को कैश देने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन ओवरसीज़, इससे आप ओवरसीज़ मतलब इंडिया के बाहर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे दोस्तों। अब हम लोग आते हैं इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले वेस्ट ऑफ टाइम। लोग आजकल देखा गया है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये अच्छी बात नहीं है, इससे बचना चाहिए। ये बच्चों के लिए सही जगह नहीं है, क्योंकि सेफ़ नहीं है। यहाँ से बच्चों का सर्व करना, डेटा को सर्व करना सेफ़ नहीं है। आपकी प्राइवेसी एक्सपोजर हो सकती है। मनी फ्रॉड्स आपके इंटरनेट से हो सकते हैं अगर आपको सेफ ट्रांजैक्शंस नहीं पता। इसके अलावा आपके सिस्टम पे वायरस आ सकते हैं, मालवेयर आ सकते हैं अगर आपने एंटीवायरस नहीं लगाया है तो। इसके अलावा जो ऑनलाइन थ्रेटिंग और हैरेसमेंट होता है वो भी कई बार चैट रूम्स में ऑनलाइन हैरेसमेंट भी होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये हैं डिसएडवांटेजेस इंटरनेट के। तो आपको आपके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, इंटरनेट सर्व के रूल्स फॉलो करना चाहिए, और फिर ही आपको नेट को यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में। अब दोस्तों इंटरनेट और इंटरनेट को समझाने के लिए मुझे सबसे पहले आपको समझाना पड़ेगा कि इंटरनेट क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इंटरनेट क्या होता है। अगर दोस्तों कोई एक नेटवर्क है जिसमें 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं और यहाँ पर डेटा जो है इन कंप्यूटर्स पे एक्सेस हो रहा है, इन कंप्यूटर्स पे स्टोर हो रहा है, और ये पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, और ये डेटा भी उसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। तो दोस्तों ये हो गया इंटरनेट। और ये जो डेटा है ये सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे हैं उसके द्वारा ही एक्सेस किया जाता है। तो ये आपका हो गया इंटरनेट। अब मान लीजिए कुछ लोग बाहर के हैं जो इस डेटा को यूज़ करना चाहते हैं, तो उनको किसी शर्तों के साथ इस डेटा को एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है। वो आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं। तो ये जो बाहर के लोग हैं जो इस डेटा को यूज़ कर रहे हैं वो कहलाते हैं आपका एक्स्ट्रानेट। मतलब कि इनको कुछ डेटा दिया जाता है कि आप इसी डेटा को एक्सेस कर पाओगे। जो उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड रहता है उसमें डेटा जो है रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में अवेलेबल रहता है। तो ये आपका कहलाता है एक्स्ट्रानेट। अब जो बाहर के कस्टमर्स हैं अगर वो ऑर्डर प्लेस करते हैं या बाहर के लोग डेटा को यूज़ करते हैं तो वो हमारा कहलाता है इंटरनेट। अब दोस्तों इसका एग्जांपल सबसे अच्छा ये जैसे अमेज़ॉन है। अगर अमेज़ॉन को हम देखा जाए तो अमेज़ॉन बहुत बड़ी कंपनी है, उसके पूरे डेटा को। अब दोस्तों हम जैसे कि अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन में क्या है कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसके पूरे डेटा को एक्सेस करने की परमिशन सिर्फ अमेज़ॉन के लोगों को है, तो वो कहलाएगा इंटरनेट। लेकिन जो लोग वहाँ पे सामान बेच रहे हैं, अपना प्रोडक्ट को अपलोड कर रहे हैं, उसकी प्राइस डाल रहे हैं, तो वो हमारा आ जाएगा एक्स्ट्रानेट की कैटेगरी में। और हम लोग जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो हम लोग आ जाएंगे इंटरनेट की, क्योंकि हम लोग इंटरनेट के द्वारा अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हम लोग आ जाएंगे इंटरनेट की कैटेगरी में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट तीनों समझ में आया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते क्या हैं। दोस्तों कोई भी कंपनी जो आपको इंटरनेट की सर्विस आपके घर पे प्रोवाइड करा रही है, आपके मोबाइल पे प्रोवाइड करा रही है, वो सभी कंपनियाँ हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में आती हैं। दोस्तों ये कंपनियाँ जो हैं एक बैकबोन होती हैं इंटरनेट के लिए, और ये जो है आपको घर तक इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। अब ये जो कंपनियां हैं ये आपके
घर पे या आपके मोबाइल पे इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं, तो ये मीडियम कुछ भी हो सकता है वो आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी वाईफाई से दे रहे हो सकता है वो आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी फाइबर ऑप्टिक्स से दे रहे हो सकता है वो आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी केबल से या सैटेलाइट से दे रहे हो। इसके अलावा दोस्तों, इंटरनेट के अलावा ये कंपनी सॉफ्टवेयर पैकेजेस में भी काम करती हैं। हो सकता है कि वो आपको ब्राउज़र भी दें, हो सकता है वो आपको ईमेल अकाउंट्स की फैसिलिटी भी दें, हो सकता है एक पर्सनल वेबसाइट भी आपको दें। वो आप उनसे डोमेन नेम भी परचेज कर सकते हो, वेब स्पेस भी परचेज कर सकते हो। ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आईएसपी हमको प्रोवाइड कराता है। अब दोस्तों, आईएसपी करता क्या है? आईएसपी ये करता है कि आपके घर पे जो भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो रही है उसको इंटरनेट से जोड़ देता है, ताकि आप आसानी से इंटरनेट को यूज़ कर पाते हो, और ये उसके लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कराता है। अब दोस्तों, ये काम कैसे करता है उस पर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ, जैसे आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनको क्या होता है कि एक पेयरिंग एग्रीमेंट साइन करना होता है, उसके लिए उन्हें पे करना होता है। ये पेयरिंग एग्रीमेंट किसके लिए होता है? जैसे जो इंटरनेट के इनके जो मेन सर्वर्स है उसको नेट से जोड़ने के लिए। जब इनके मेन सर्वर्स इंटरनेट पे जुड़ जाते हैं तो वो हमारा टायर 1 कहलाता है। इन सर्वर्स से ये लोग आगे अपनी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो टायर 1 हो गया, जहाँ पे ये लोग जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड जो इंटरनेट है उससे जुड़ते हैं। उसके बाद जब ये आगे सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो वो टायर 2 की कैटेगरी में आता है। टायर 2 क्या करते हैं? जैसे कि अब टायर 1 मान लीजिए, टायर 1 की जो मेन कुछ कंपनीज़ हैं वो हैं वोडाफोन, एयरटेल, भारती, अपना BSNL, ये सारे हमारे टायर 1 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब दोस्तों, अगर ये चाहें तो अपनी जो सर्विसेज हैं उनको सबलेट कर सकते हैं, आगे बेच सकते हैं, या फिर चाहें तो ये खुद भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये अपने नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क को जोड़ते हैं तो वो टायर 2 की कैटेगरी में आता है। इसके बाद वो टायर 2 जो है वो आपके घर तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आपका टायर 3 की कैटेगरी में आता है। इसको मैंने एक एक छोटे से डायग्राम में आपको बताया हुआ है। देखिए, ये टायर 1 एप्लीकेशंस आपका हो गया, ये टायर 1 नेटवर्क्स हो गया, इसमें जितने भी सर्वर्स लगे हुए हैं ये डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब ये जो मतलब नेट इनके अंदर आ रहा है बाहर से, ठीक है। अब ये जो है दूसरे सर्वर्स से जोड़ते हैं जो कि टायर 2 नेटवर्क्स होते हैं। टायर 2 नेटवर्क से इतने हमने सर्वर जोड़ दिया, नेट यहाँ पे चालू हो गया। फिर टायर 2 जो है टायर 3 से ये आपके घर पे इंटरनेट को प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से टायर 1, टायर 2, टायर 3 नेटवर्क से आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि टायर 1 नेटवर्क किसी को अपनी सर्विसेज सबलेट ना करते हुए आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें। तो कुछ कंपनीज़ हैं ऐसी जो कि अपनी सर्विसेज को सबलेट नहीं करती हैं, जैसे कि एयरटेल हो गया। एयरटेल आपके घर पे खुद ही कनेक्शन प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा जो जियो है वो भी आपके घर पे खुद ही सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, वो किसी को अपनी सर्विसेज को सबलेट नहीं करती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा आईएसपी क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। अब दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ कनेक्शंस है। मतलब टाइप ऑफ कनेक्शंस का मतलब ये हो गया कि आपके घर पे इंटरनेट सर्विसेज तो आ रही हैं, पर आपको कौन से कनेक्शन से ये सर्विस आपके कंप्यूटर पे या मोबाइल पे मिल रही है। तो सबसे पहला जो कनेक्शन आता है वो होता है डायल अप कनेक्शन। ये लगभग आज बंद हो गए, पर ऐसे एरियाज जहाँ पे हमारा ब्रॉडबैंड नहीं पहुँच सकता है, जहाँ पे सैटेलाइट कनेक्टिविटी नहीं पहुँच सकती है, वहाँ पे आज भी डायल अप नेटवर्क से कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। डायल अप नेटवर्क का मेन दिक्कत, डायल अप नेटवर्क में मेन जो कंपोनेंट है वो मॉडेम है। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। हमारा जो इंटरनेट है वो इंटरनेट की जो लेन केबल है वो मॉडेम से जुड़ती है और मॉडेम पे सिस्टम से जुड़ता है। ये कनेक्शन अक्सर जो है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क का यूज़ करता है। मतलब कि आपको अलग से कोई लाइन डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो टेलीफोन है उससे ही आपको नेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, ये बहुत आउटडेटेड सर्विस है। काफ़ी टाइम पहले इसको यूज़ किया जाता था। अभी आजकल ब्रॉडबैंड चलन में है, लेकिन जहाँ पर ब्रॉडबैंड नहीं पहुँच सकता और सैटेलाइट नहीं पहुँच सकती, वहाँ पर हम डायल अप कनेक्शन का यूज़ करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको डायल अप कनेक्शन समझ में आया होगा। अब हम आते हैं लीज लाइन्स के ऊपर। दोस्तों, लीज लाइन एक फिक्स्ड डेडिकेटेड लाइन होती है डेटा कनेक्शन के लिए। मतलब आपका फ़ोन जब घर पे होगा तो उसके साथ में एक लाइन आपके घर पे आएगी और वो उससे आप इंटरनेट को यूज़ करेंगे। इसकी जो लीज लाइन की जो मुख्य मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल का मतलब है इसकी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड जो है लगभग बराबर होना चाहिए। अनकंटेंट होना चाहिए, मतलब कि
अनकंटेंट का मतलब ये हो गया कोई इसका डेटा को शेयर नहीं करेगा और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक नेटवर्क से एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जुड़ा होना चाहिए। मतलब एक पॉइंट जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके सिस्टम पर होना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिमेट्रिकल होना चाहिए, अनकंटेंट होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो हैं 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब दोस्तों लीज लाइन को मैंने एक सिंपल से डायग्राम से आपको समझाया है। जैसे मान लीजिए ये आपका नेटवर्क है जहाँ पर इंटरनेट चल रहा है और ये लोकल एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। लोकल एक्सचेंज से एक डायरेक्ट केबल आपके घर पे आएगी और आपके सिस्टम पे, आपके बिजनेस में जहाँ भी आपका पॉइंट है वो जुड़ जाएगी। इसके बीच में राउटर रहेगा जो रूट प्रोवाइड करेगा और फायरवॉल रहेगी जो सेफ्टी के लिए रहती है। तो ये 2 कंपोनेंट्स के बीच में रहेंगे। तो इस तरह से आपको ये अपनी लीज लाइन हो जाती है। जो भी घर पे ब्रॉडबैंड लग रहे हैं, आपके यहाँ भी लगा होगा या फिर हो सकता है फ़ोन से नेट यूज़ करते हो, तो जो जिसके यहाँ ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, जो ब्रॉडबैंड से डेटा को यूज़ कर रहा है वो लीज लाइन का यूज़ करता है। टेलीफोन के साथ एक अलग से लाइन आती है जो लोकल एक्सचेंज से डायरेक्ट आपके सिस्टम पे जुड़ती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये लीज लाइन समझ में आई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं वीसैट के ऊपर। दोस्तों बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ISPs हैं जो अपने यहाँ ब्रॉडबैंड की बजाय सैटेलाइट से कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक टर्मिनल आपके घर पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसमें ये वायर फ्री होता है, इसमें कोई वायर यूज़ नहीं होता। आप उस सैटेलाइट से अपने कंप्यूटर को जोड़ते हैं और उससे आपको नेट आपके सिस्टम पे, आपके घर पर मिलता है। तो दोस्तों ये इसमें कहीं बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट ये वायर फ्री होता है, बिना वायर के इसमें नेट एक्सेस किया जाता है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे सैटेलाइट मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, यहाँ सैटेलाइट है और सैटेलाइट से यहाँ पे ये अर्थ स्टेशन से डेटा सैटेलाइट पे जाता है और सैटेलाइट से जो एंड यूज़र है, आपके घर पे जो छतरी लगी हुई है, जो वीसैट लगा हुआ है, उस वीसैट से पे डेटा आता है और वीसैट से आप अपने कंप्यूटर को यहाँ पर जोड़ते हैं। तो दोस्तों ये आपका होता है वीसैट कम्युनिकेशन सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अपना आगे चलते हैं। अब वो आते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के ऊपर। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको URL के लिए बारे में बताया था, थोड़ा सा इसको एलोबरेट करते हैं अभी। देखिए URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों ये एक्चुअली एक एड्रेस सिस्टम है। जो रिसोर्स आप डिमांड करते हो अपने सिस्टम पे, जो आप एड्रेस टाइप करते हो आपके ब्राउज़र पे, वो एड्रेस, वो रिसोर्स कहाँ पर मिलेगा वो URL बताता है। वो उसके सोर्स को लोकेट करता है। और ये जितने भी रिसोर्सेज नेट पे अवेलेबल हैं सबका URL अलग अलग होता है। ये जो रिसोर्स लोकेटर है, हो सकता है आपने कुछ डिमांड किया हो तो वो हो सकता है कि वो एक HTML पेज हो, या हो सकता है कि वो एक CSS डॉक्यूमेंट हो, या हो सकता है वो एक इमेज हो, या हो सकता है वो एक वीडियो हो। जो भी आपने डिमांड किया है, अब वो वीडियो, वो इमेज, वो HTML पेज या वो CSS डॉक्यूमेंट कहाँ पर अवेलेबल है ये आपको URL बताएगा। पहले URL उसका रिसोर्स लोकेट करता है कि उसका लोकेशन कहाँ पर है, फिर नेट पे जाके वहाँ से वो उसको पिक करता है और आपके सिस्टम पे खोल देता है। दोस्तों URL के जो मेन URL का जो जिस तरह से दिखता है वो URL इस तरीके से दिखा जाता है, HTTPS इस तरह से ये आपका रिसोर्स का जो है एड्रेस है। ये इस एड्रेस से ही आपका रिसोर्स वेरीफाई होता है, उसका लोकेशन निकलती है और फिर लोकेशन से वो पिक होकर यहाँ पर आपके सिस्टम पर आ जाता है। अब URL में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारा एड्रेस होता है। तो उसमें देखिए सबसे जो मेन पॉइंट है वो है कि ये आपका डोमेन है। मतलब आपका ये डोमेन अपन ये समझ सकते हैं, ऐसा कह सकते हो, जैसे मान लीजिए google.com है तो google.com का जो सर्वर है उसके अंदर आपको जाना है, ये इसका मेन डोमेन हो गया। अब उस सर्वर के अंदर मान लीजिए कोई एक फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर मेल रखे हुए हैं, तो वो फोल्डर जो है सब डोमेन के नाम से जाना जाएगा। ये आपका हो गया मेल, ये उसका फोल्डर हो गया, इस सर्वर के अंदर ये फोल्डर हो गया। और उस फोल्डर के अंदर कहाँ पर जाना है, इस फोल्डर के अंदर उसको जाना है Gmail पर। हो सकता है इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हो, उसमें एक फ़ोल्डर का नाम Gmail हो, तो वो Gmail पर जाकर इसको ओपन करेगा, जो भी आपका रिसोर्स है उसको ओपन करेगा। और ये प्रोटोकॉल है जिस प्रोटोकॉल के अंतर्गत आपका इंटरनेट चल रहा है, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये सिक्योरिटी S से सिक्योरिटी होता है, तो सिक्योर होता है, सॉरी। तो ये आपका पूरा जो है URL का एड्रेस है। अब इस एड्रेस के आगे हो सकता है कि Gmail के आगे कोई आपको पिक्चर है या फिर कोई भी आपकी इमेज है या कुछ भी, ऐसे abc.doc है, तो आपने यहाँ पर जब abc.doc टाइप किया
तो क्या होगा, सबसे पहले वो गूगल को सर्च करेगा, गूगल के अंदर जाएगा, फिर वो मेल फोल्डर को देखेगा, उस मेल फोल्डर के अंदर वो जीमेल फोल्डर को देखेगा, उस जीमेल फोल्डर पे आके एबीसी फाइल के नाम एबीसी को सर्च करेगा। अगर एबीसी वहाँ पे फाइंड होती है तो फिर वो इस एबीसी को उठाएगा और जहाँ पे भी रिक्वेस्ट रेज हुई है, जहाँ से भी रिक्वेस्ट आई है वहाँ पे उसको ओपन कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से यूआरएल हमारा काम करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यूआरएल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं इंटरनेट सर्विसेज के ऊपर। दोस्तों वैसे तो इंटरनेट में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, लेकिन जो मेन सर्विसेज है उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली सर्विस होती है कम्युनिकेशन सिस्टम, दूसरी होती है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम, तीसरी होती है वेब सर्विसेज, चौथी होती है www। तो दोस्तों इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग आते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज के ऊपर। दोस्तों जितनी भी कम्युनिकेशन है, जैसे कि ईमेल हो गया, इंटरनेट चैटिंग हो गई, टेलनेट हो गया, ये सारी हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं और इंटरनेट हमको इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। दूसरे हो गया इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम। दोस्तों इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है नेट पे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो ये भी एक मेन सर्विस है इंटरनेट की। इसके अलावा जो है अगला जो है वो वेब सर्विसेज है। वेब सर्विसेज का मतलब है जैसे कि आपको अपनी लैंग्वेज को चेंज करना है, मतलब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं, आपको किसी पर्टिकुलर देश का टेम्परेचर देखना है, आपको ये देखना है कि अभी जो आपका डॉलर है उसका रुपी कन्वर्जन रेट क्या है वो देखना है। तो ऐसी तमाम सर्विसेज जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ की जाती है, तो ये सभी सर्विसेज आपके नेट पे अवेलेबल हैं और ये कहीं से भी एक्सेस की जा सकती हैं। इनको लिखने के लिए इनको एक वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा गया है और इनको वहाँ पे नेट पे रख दिया गया है। जो सर्वर्स इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं, हो सकता है वो आपसे चार्ज ले या हो सकता है वो फ्री भी हो। तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं जो आप दुनिया भर में यूज़ की जाती हैं वो हमारी वेब सर्विसेज कहलाती हैं। दोस्तों इसके अलावा आता है www, वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब तो वैसे भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको। एक ऐसा ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो आपके सिस्टम पर मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल करवाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरनेट सर्विसेज समझ में आई होंगी। इंटरनेट सर्विसेज समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए मैं सेशन यहीं पर स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।